नमस्कार। सत श्री अकाल। आदाब। अ, ये थर्ड लेक्चर पहले चैप्टर का यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमाएं। इसमें जो सेगमेंट आज लेक्चर 3 में हमको पढ़ना है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस हिंदी वाले विमाएं बोलते हैं, भौतिक राशियों की विमाएं। अब एक चीज आपको पता है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, 7 मूल भौतिक राशियां थी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, करंट विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 मूल भौतिक राशि। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थी। आप अपने माइंड को रिकैप करें तो आपके दिमाग में आंसर आएगा कि 2 सप्लीमेंट्री पूरक भौतिक राशियां थीं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थीं। प्लेन एंगल समतल कोण और सॉलिड एंगल घन कोण। डायमेंशनल मेथड में, विमीय विधि में, केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही यूज की जाएंगी। अब जब कोई मेजरमेंट आप करते हैं, कोई मापन करते हैं, कुछ नापते हैं, तो उसमें मात्रकों का इस्तेमाल हो। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता था, मास का जो यूनिट होता था केजी होता था एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। लेंथ का क्या होता था? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये दोनों सेम है। तो ये तो यूनिट्स होती थी। ये यूनिट्स मात्रक, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, ये सब यूनिट्स से मात्रक थे। इनका इस्तेमाल होता है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के मेजरमेंट। डायमेंशनल मेथड, विमीय विधि कुछ और ही। ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोटा मोटा व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये डायमेंशनल मेथड या विमीय तरीका जो है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का मोटा मोटा उसका स्ट्रक्चर बताता है। जैसे मैं कहूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं। एक कमरा बना है बेटा। कमरा किससे बना है? कमरा आपका बना है ईंट से, सीमेंट लगा है, उसमें प्लास्टरिंग करी गई है, पेंटिंग करी गई है, फर्श बनाया गया, उसमें भी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ। नॉर्मली कमरे के बारे में बात करें तो आप कहोगे कि कमरा इन इन चीजों से मिलकर बना है, रूम इन इन चीजों से मिलकर बना है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये जो ईंट हुआ, ब्रिक्स, सीमेंट हुआ, कंक्रीट हुआ, ये सारी चीजें होंगी फंडामेंटल चीजें। क्या हो गई? फंडामेंटल चीजें। इनके बिना कमरा नहीं बनता, इनके बिना कमरा नहीं बन सकता। जैसे आप कहते हो स्पीड, चाल, एक फिजिकल क्वांटिटी। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बटे समय। डिस्टेंस क्या है? वाकई लेंथ है, लंबाई है, कोई डिस्टेंस लंबाई है। अब लेंथ का हो जाता है मीटर, अब पर सेकेंड, ये यूनिट हो गई। मेजरमेंट करते समय यूनिट हो गई। ये किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है? 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से स्पीड कंस्ट्रक्ट होता है। किससे? लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम से। इसी तरह मैंने कहा कि कमरे का जो फंडामेंटल जो एंटिटीज हैं वो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, सीमेंट है, कंक्रीट है, वगैरह वगैरह। अब ये जो यूनिट है, यूनिट कमरे के बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे देती है। कमरे के बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे।
लेकिन जब उसी को हम उसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे, विमीय सूत्र बनाएंगे, डायमेंशन खोजेंगे, तो मोटा मोटा अंदाजा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि एक 20 बाई 15 का रूम है, 20 फुट लंबा, 20 फुट लंबा और 15 फीट चौड़ा। ये कमरे का डायमेंशन मैंने बताया। आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हो यार कमरे का जो कमरा रेंट पर लिए हो तुम, तो उसका डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है। तो बताते हैं यार छोटा सा कमरा है, 10 बाई 12 का कमरा है, छोटा सा कमरा है, पढ़ना ही है और क्या करना है, पढ़ने के लिए आए हैं, काम चल रहा है। किसी ने कहा नहीं भाई मेरे कमरे का डायमेंशन तो बड़ा अच्छा है, 20 बाई 15 का रूम है, आराम से पढ़ते हैं और बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा रहता है कमरा, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, ऊपर खिड़कियाँ रोशनदान बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ कि डायमेंशन दोनों बार बताया गया कमरे का। एक बार बताया गया 10 बाई 12 का, एक बार बताया गया 20 बाई 50 का। अब इससे कमरे के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली। मैं कह रहा हूं कि दो कमरे हैं और दोनों कमरे 20 बाई 50 के, 15 के, 20 फुट लंबा और 15 फीट चौड़ा, दो कमरे। ये मैं डायमेंशन बता रहा हूं। ये मैं क्या बता रहा हूं, कमरे के डायमेंशन। कितने रूम्स हैं, 2 रूम्स हैं, दो बंदों के रूम है। पहले के भी रूम का डायमेंशन 20 बाई 15 है, दूसरे के भी रूम का डायमेंशन 20 बाई 15 है। अब इतना बताने से क्या दोनों के कमरे के बारे में कोई अंदाजा हुआ? क्या उसके कमरे पर धूप आती है, क्या कमरा गर्म रहता है, क्या कमरे में टाइल्स लगी हैं, क्या कमरे में एसी लगी है, क्या कमरा एयर कूल्ड है कि सिंपल फैन लगा है? कोई जानकारी मिली? क्या कमरा पूजा घर है, या कमरा स्टोर रूम है, या कमरा बाथरूम है? कुछ अंदाजा हुआ खाली डायमेंशन बताने से? इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन बीमा हम बताते हैं, बीमा से उस फिजिकल क्वांटिटी, उस भौतिक राशि के बारे में मोटा मोटा अनुमान, मोटा मोटा अनुमान हो। अब इस मेथड में क्या है, आपने लिखा डायमेंशनल मेथड, जो बीमीय विधि में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां हैं, उनको सिंबल, कुछ संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे लेंथ के लिए सिंबल होता है कैपिटल एल, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल। लेंथ के लिए सिंबल कैपिटल एल, मास के लिए सिंबल कैपिटल एम, टाइम के लिए सिंबल कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए सिंबल थीटा और के। ये थीटा एंगल नहीं है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है। थीटा भी सिंबल यूज करते हैं, कहीं कहीं के भी यूज करते हैं। इसलिए हमको याद रहना चाहिए कि टेम्परेचर के लिए दो सिंबल यूज किया जाता है डायमेंशनल मेथड में, थीटा भी यूज होता है और के भी यूज होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल यूज होता है, ए भी यूज होता है और आई भी यूज। किसी पेपर में आपको दिखाई पड़ जाएगा ए के टर्म में, किसी पेपर में आई के टर्म में। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला हम बताएंगे, तो उसमें ये क्वांटिटीज आएंगी। तो टेम्परेचर के लिए थीटा भी आ सकता है सिंबल, और के भी आ सकता है। करंट के लिए सिंबल ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैडमियम। जैसे कमरा ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से, इन सब से बना, इसी तरह जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी कोई भी भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मैं कह रहा हूं कि फोर्स, तो फोर्स भी इन्हीं 7 के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इन्हीं 7 से में से किसी से बनी होगी। तो 2 यूज हो सकते हैं, 3 यूज हो सकते हैं, 4 यूज हो सकते हैं। ठीक, मैंने कह दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, तो उसकी भी डायमेंशनल फार्मूला में यही चीजें यूज होंगी। इसमें से 2 या 3 या 4 कुछ यूज होंगी। जैसे कमरा मेनली बना है ईंट से, सीमेंट से,
इन सब चीजों से बना है। ऐसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जब डायमेंशनल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इन्हीं 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं के सिंबल आएंगे। अब वो 2 के भी आ सकते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि लेंथ के लिए एल सिंबल, देखो लेंथ के लिए सिंबल एल, टाइम के लिए सिंबल टी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल टी का पावर -8। इसमें 2 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल, इसमें 2 ही फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल यूज हुए। तो अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं ले लेता हूं एक्सीलरेशन फिजिकल क्वांटिटी, त्वरण। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आए हैं, 6 से पढ़ते आए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर सेकंड होने वाले डिस्प्लेसमेंट को ही वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, यानी ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज किया गया है? कैपिटल एल। और टाइम के लिए क्या सिंबल यूज किया गया है? टी, टी स्क्वायर, एल टी का पावर माइनस। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एल का पावर 1, टी का पावर माइनस। ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र है, डायमेंशन नहीं है, विमा नहीं है। डायमेंशन कुछ और है, अभी बताता हूं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, थीटा का पावर d, ऐसे और भी 7 फिजिकल क्वांटिटी है। इस लाइन में 7 आ सकता है, फिलहाल मैंने 4 को ये क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला। जबकि a, b, c, d आर डायमेंशंस। ए, बी और सी और डी क्या है? ये विमाएं हैं। ये तो हुआ विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। और जो पावर आई हैं उनको कहा जाएगा डायमेंशंस या विमाएं। डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज एम, एल, टी, थीटा डॉट डॉट, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ, और जो पावर आते हैं डायमेंशनल फार्मूला में उनको डायमेंशन कहा जाता है, विमाएं। तो इस प्रकार जो पावर्स आए हैं वही विमाएं हैं, डायमेंशन। तो फिर डायमेंशन का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कहोगे कि डायमेंशंस यानी विमाएं, डायमेंशंस यानी विमाएं वह पावर्स हैं, पावर्स, घातें, वह घातें हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर
फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज यानी मूल भौतिक राशियों पर रेज की जाती हैं, रेज आरोपित की जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं। क्या डायमेंशन यानी बीमा की क्या फार्मूला, आपने क्या आपको डेफिनेशन बन रहा है कि डायमेंशन वो पावर्स हैं, वो घाते हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, आरोपित की जाती हैं। यानी ये तो हो गया किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र, और जो पावर्स हैं उसको कहेंगे बीमा या डायमेंशंस। पावर्स को क्या कहेंगे? डायमेंशंस कहेंगे। समझ रहे? अब चलिए हम डायमेंशन वाले एस्पेक्ट पर चलते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपसे कि जो डायमेंशनल मेथड है, बीमीय विधि है, इस विधि में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मोटा मोटा हमें जानकारी मिलती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि किसी भी कमरे का स्ट्रक्चर अगर है तो वो किससे बना है? ईंट से, सीमेंट से, बालू से, सैंड से, इन सब चीजों से मिलकर बना है। तो ईंट, सीमेंट, सैंड, ये सब चीजें क्या हो गई? फंडामेंटल चीज होंगी। जैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसी तरह रोल प्ले। और उससे बनकर क्या तैयार हुआ? रूम बना। उसे क्या बना? रूम बना। अब अगर ये बता दिया जाए कि इस रूम में इतना सीमेंट लगा, इतना किसी रूम में इतना ईंट लगा है, इतना सैंड लगा है, तो उस रूम के बारे में मोटा मोटा एस्टीमेट आपको होगा। उस रूम के बारे में डिटेल्ड एस्टीमेट आपको नहीं होगा कि वो रूम किस तरह है, ठंडी जगह पर बना है, किस लिए यूज हो रहा है, ये सब जानकारी आपको नहीं मिलता है। तो डायमेंशनल फार्मूला मेथड कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता है, फिर भी ये यूजफुल है तमाम मामलों में, इसीलिए फिजिक्स में हम पढ़ते हैं और नीट में, जेई में, इंटरमीडिएट के डिफरेंट बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिमिटेशन मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अभी लिमिटेशन आपको मैं शो करता जाऊंगा, फिर क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक, अच्छा तरीका है। चलिए हम कुछ बेसिक क्वांटिटीज के इससे शुरुआत करते हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं वेलोसिटी से। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फार्मूला। शुरुआत वही वेलोसिटी से कर। पहले एरिया ले लेते हैं। एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेंथ 15 मीटर, विड्थ 8 मीटर, तो है दोनों लेंथ ही। तो लेंथ के लिए क्या सिंबल? एल। विड्थ भी लेंथ ही है, इसका सिंबल एल, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल स्क्वायर। चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम आप कहते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ गुणे विड्थ गुणे हाइट, आप ऐसे बोलते हो। तो लेंथ का एल, विड्थ का एल और हाइट का एल, एल क्यूब हो जाएगा। लेकिन एक लड़का हमसे पूछ लिया कि साहब बताओ, वॉल्यूम की बात कर रहे हो, मेरे दिमाग में से तो स्फीयर का वॉल्यूम आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं।
वॉल्यूम स्फीयर का अगर ले लें तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है किसी स्फीयर का वॉल्यूम, किसी गोले का आयतन। अब डायमेंशनल सिंबल किसके लिए है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। 4/3 4/3 तो नंबर है, उसका तो कोई सिंबल होगा नहीं। पाई नंबर है, उसका तो कोई सिंबल होगा नहीं। आर क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? लेंथ है कि मास है कि टाइम है? क्या है? लेंथ। तो आर पर कितना पावर है? 3, यानी लेंथ का पावर। चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी की बात अभी हालांकि किया था, लेकिन फिर से कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में हुआ डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये लेंथ है, टाइम टी, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल टी का पावर माइनस। ये डायमेंशनल फार्मूला बना है बेटा। अब अगर कहे कोई कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो आप कहोगे कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन यल, यल मतलब लेंथ, एंड -1 इन टी, टी मीन्स टाइम। ये डायमेंशन हुआ किसका? वेलोसिटी का। डायमेंशनल फार्मूला तो एल टी का पावर -1 हुआ, लेकिन डायमेंशन क्या होती हैं? वो पावर्स होती हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो एल पर कितना पावर है? 1, और टी पर कितना पावर है? -1। इसलिए डायमेंशन अगर कोई पूछेगा कि डायमेंशन क्या है वेलोसिटी का, तो आप कहोगे एल पर पावर 1 है और टी का पर पावर -1। डायमेंशनल फार्मूला कोई पूछेगा तो आप कहोगे एल टी का पावर -1 या एल का पावर 1 टी का पावर माइनस। ठीक। अभी एक्सीलरेशन की बात हुई थी। एक्सीलरेशन की बात हुई थी। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का कितना निकाले हो? एल टी का पावर -1, और टाइम का कितना? टी। टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा, -1 पहले से है तो एल टी का पावर माइनस। चलिए हम आगे लेते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है एफ बराबर एम ए, एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का के लिए क्या सिंबल है? ए, यम। और एक्सीलरेशन का कितना निकाले हो? एल टी का पावर माइनस। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका? फोर्स का। कुछ बुक्स में ब्रैकेट में लिखते हैं, कुछ बुक्स में बिना ब्रैकेट के लिखते हैं, दोनों सही है। चलिए मैं एनर्जी की के डायमेंशनल फार्मूला की बात। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होता है किया गया कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन। मतलब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। डायमेंशनल फार्मूला के लिहाज से अगर देखें तो एनर्जी और वर्क सेम है, पर क्या एनर्जी वर्क सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ये लिमिटेशन है डायमेंशनल मेथड की। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। फोर्स का कितना निकाले हो तुम? फोर्स का कितना निकाले हो? एम एल टी का पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है ना, एल। कितना हो गया? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एनर्जी का। अब कोई कहे कि साहब ये एनर्जी आपने कहा, आप जरा मुझे पोटेंशियल एनर्जी का बताओ कितना होगा। तो कोई भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हम शुरू से जानते हैं, एम जी एच। एम क्या है? मास, कैपिटल एम। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। एक्सीलरेशन, कोई भी एक्सीलरेशन हो सबका डायमेंशन एक ही होगा। तो जी के जगह पर एक्सीलरेशन का डायमेंशन,
भाई जी क्या है, एक्सीलरेशन ही है। कौन सा एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कितना, एल टी का पावर -2, टी की जगह लिख दिया। और एच क्या है, हाइट है, इसका क्या होगा एल, यानी कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस। एक ने कहा नहीं साहब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का बताओ, तो मैं कह रहा हूं कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशनल फार्मूला एक हो। काइनेटिक एनर्जी आप लोग क्लास 6 से जानते हो, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ तो गिनती है, उसका तो कोई डायमेंशन बनेगा नहीं, उसका डायमेंशन सिंबल है नहीं। डायमेंशन तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ का कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, यही है। तो साहब 1/2 का तो कुछ होगा नहीं। मास का कितना, कैपिटल एम सिंबल। वी वेलोसिटी का स्क्वायर है, वी का कितना निकाले थे, एल टी का पावर माइनस का स्क्वायर। तो यम एल पर स्क्वायर टी का पावर माइनस। अब देखिए एनर्जी का, वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबकी डायमेंशनल फार्मूला एक ही आई। चलिए पावर का देखते हैं, पावर का देखते हैं। पावर क्या होता है, शक्ति, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना वर्क हो वही पावर होता है। वर्क का कितना निकाला था, वर्क का और एनर्जी का सेम था, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। टाइम का कितना, टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। चलिए मोमेंटम का हम देखते हैं। मोमेंटम देखिए संवेग भी बोलते हैं या संवेग सामान्यता बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी बराबर एम बी होता है, जानते हो आप। एम का डायमेंशनल फार्मूला सिंबल, बी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी का पावर -1। इसी प्रकार इम्पल्स यानी आवेग, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो इम्पल्स का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो मोमेंटम का होगा। किसमें चेंज, मोमेंटम में चेंज, मतलब इधर जो मामला है मोमेंटम का, तो मोमेंटम का कितना निकाले हो, एम एल टी का पावर माइनस। देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। चलिए आगे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट, कोणीय संवेग, इसको आप जे और एल से रिप्रेजेंट करते हो, इसको पी से लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, दो प्रकार के मोशन होते हैं, मैं सीधी भाषा में यूज करूंगा, फिजिक्स का ऑथेंटिक लैंग्वेज नहीं यूज। एक तो लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है एक लाइन में, एक रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। और एक मोशन होता है कि जब वो जगह अपनी जगह को तो नहीं छोड़ती है, पर अपनी जगह पर ही किसी एक्सेस के अबाउट रोटेशन करती है। मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन कार्ड है, उसके अबाउट मेरी पूरी बॉडी रोटेशन करी, तो इसको रोटेशनल मोशन। और ये वाला मोशन कि मैं यहाँ से चला आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो मेरी जगह बदलती जा रही है, इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। मेरी जगह बदल रही, मेरी जगह ट्रांसलेट होकर एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच रही, तो ट्रांसलेटरी मोशन। आप मोटे तौर पर इसको सीधी रेखा में गति को 1 मिनट के लिए समझ लो कि एक ये वाली गति है सीधी रेखा में, और एक में जगह नहीं छोड़ रहा है ऑब्जेक्ट, अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। अब यहाँ पर जब रोटेशनल मोशन होता है तो तो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में एक क्वांटिटी होती है फोर्स। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट फोर्स क्या कोशिश करता है, या तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज कर देता है और या तो चेंज करने की कोशिश करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट में
डिस्प्लेसमेंट होता है, अपनी जगह छोड़ता है, ठीक। लीनियर मोशन, सीधी रेखा। अब यही फोर्स जब आप किसी दरवाजा है, दरवाजे पर लगाते हो, दरवाजे पर लगाते हो, तो दरवाजा ऐसे घूम गया, ऐसे फोर्स के कारण रोटेट कर, अपनी जगह नहीं छोड़ा। उसकी एक्सिस है जो कब्जा लगा हुआ है, कब्जा से दरवाजा लगा होता, वो कब्जा उसकी एक्सिस है, उसके अबाउट रोटेट कर। तो फोर्स ने दो तरीके से बिहेव किया। जब ऑब्जेक्ट था फ्री, सीधी रेखा में गति कर सकता था, तो फोर्स ने लगकर उस पर या तो सीधी रेखा में गति कराई, मोशन कराई, या कराने की कोशिश करी। और जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता था, सिर्फ किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता था, तब फोर्स ने उसको उस एक्सिस के अबाउट या तो रोटेट कराया, रोटेट कराने की। यानी फोर्स का अपना रोल दो तरीके। एक यफ का रोल हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति। स्थान में अंतर हुआ, वस्तु जो थी, जो ऑब्जेक्ट थी, जिस स्थान पे थी शिफ्ट हुई, तो फोर्स ने एक मोशन ये करा जब ऑब्जेक्ट अपना जगह छोड़। दूसरी स्थिति जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं छोड़ सकती, जैसे मैंने दरवाजे का उदाहरण एग्जाम्पल लिया, तो उस पर जब फोर्स लगाया तो वो दरवाजा अपनी जगह छोड़ के नहीं गया, लेकिन अपने एक्सिस कब्जे के अबाउट रोटेट किया। फोर्स के इस इफेक्ट को कहते हैं टाउ, टॉर्क, बल आघूर्ण, या ज्यादा बेटर लैंग्वेज है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ। यानी यहां अब फोर्स ने मूवमेंट कराया, रोटेशन कराया। फोर्स ने क्या कराया? रोटेशन कराया। तो फोर्स की इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क, टाउ, या मूवमेंट ऑफ फोर्स। है फोर्स ही, फोर्स की एक आदत है। इसलिए आप कहते हो कि बलागुण बल की वह प्रवृत्ति है जिसके तहत वो किसी पिंड को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, रोटेट करने। Torque is the tendency of force through which it tries to, it rotates or tries to rotate some object about that. यानी दोनों फोर्स का ही रोल है। एक लीनियर मोशन में फोर्स का डायरेक्ट रोल है F, और रोटेटरी मोशन में जो फोर्स का रोल है वो टाउ के तौर, और टाउ की वैल्यू हो जाती है R क्रॉस F। R क्रॉस F क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताऊंगा। इसी प्रकार जब लीनियर मोशन था, तो लीनियर मोशन में फोर्स के इफेक्ट के कारण मोमेंटम पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, mv। लेकिन जब कोई एक्सिस, कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती थी, तब उस पर जब फोर्स लगाया गया तो उसमें पैदा हुआ एंगुलर मोमेंट। और जैसे फोर्स का एक इफेक्ट बना था टाउ आर क्रॉस एफ, इसी प्रकार पी का एक इफेक्ट, ये तो लीनियर मोशन में हो गया, ये लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन में हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन में हो गया। लेकिन इसका रोटेटरी मोशन में जो मोमेंटम का इफेक्ट बनेगा उसको कहेंगे जे और एल, और इसकी वैल्यू होगी आर क्रॉस। जैसे आर क्रॉस एफ था फोर्स का रोटेटरी मोशन में स्वरूप, इसी तरह मोमेंटम का रोटेटरी मोशन में स्वरूप हो जाएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, वही फिजिकल क्वांटिटी जो रोल रोटेटरी मोशन, लीनियर मोशन में कर रही, जब रोटेटरी मोशन में उसके समतुल्य फिजिकल क्वांटिटी लिखनी होगी तो आर क्रॉस करके लिख दो नई क्वांटिटी, रोटेटरी मोशन। तो जे आर एल, इसको क्या लिखा? आर टू पी, क्रॉस नहीं लगाते हैं, वेक्टर पढ़ाएंगे। आर क्या है? एल है, और पी का कितना आया है? एम एल टी का पावर माइनस, यानी ये हो गया एम एल स्क्वायर टी, एंगुलर मोमेंट। अब चलिए हम एंगल का निकाल। एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एंगल दो किस्म के होते, एक एंगल प्लेन एंगल होता है। ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? एक प्लेन।
ये एंगल या प्लेन एंगल आप इसको कह लो या केवल एंगल कहो, ये इस प्लेन में डिफाइन, कैसे डिफाइन किया जाएगा? किसी पॉइंट पर, किसी दो पॉइंट्स के बीच का जो आर्क है, चाप है, उसको उस पॉइंट के बीच में ये एंगल फॉर्म होता है, और एंगल बराबर होता है आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। आर्क क्या है? ये भी लंबाई है। रेडियस क्या है? ये भी लंबाई है। इसलिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सीमाहीन राशि। ध्यान दें, इसका मात्रक था, इसकी यूनिट थी, क्या थी? रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या था? रेडियन। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं आया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यूनिट तो है पर डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन लेस हो गया। इसी तरह सॉलिड एंगल भी होता है। सॉलिड एंगल कहाँ बनता है? 3D में। 3D में जैसे तरबूज बेचने वाला आता है आपके मोहल्ले में, तो उससे कहते हो भैया ये मीठा नहीं होगा तरबूज, परसों लिया था एक से, उससे ले लिया, वो लूट कर चला गया, वो मीठा नहीं था। तो करता क्या है, चाकू बड़ा सा लिया रहता है, ऐसे एक काटता है, और अंदर जाते जाते पतला होता जाता है, वो पर चौड़ा होता है, फिर एक ऐसे निकाल करके आपको दे देता, पतला सा, लो खाकर देख लो, मीठा है। अब ये जो स्फीयर था, तरबूज था, वाटरमेलन था, वाटरमेलन का उसने एरिया काटा ds, और आउटर सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस है r। तो यहाँ पर जो इस सरफेस के द्वारा जो 3D एंगल बनाया, इसको सॉलिड एंगल कहेंगे, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट। और इस सॉलिड एंगल का ओमेगा की होती है एरिया अपान रेडियस स्क्वायर। एरिया का कितना हो गया? एल स्क्वायर, आप निकाल चुके हो, रेडियस स्क्वायर एल स्क्वायर, एल का पावर। तो सॉलिड एंगल का भी यूनिट तो होता है, मात्रक तो होता है स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन लेस। एंगल का यूनिट होता था रेडियन, लेकिन डायमेंशन लेस। ये दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एक यूनिकनेस आती है कि इनके यूनिट्स तो होते हैं पर इनमें डायमेंशन नहीं होता। ये याद रखिएगा। 2020 नीट में पूछा गया है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिकनेस क्या है, तो उसमें कई ऑप्शन है, आप क्या टिक मारोगे? इनकी यूनिकनेस है कि इनकी यूनिट्स तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं एंगल हो गया, हम एंगुलर वेलोसिटी पर आते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कब डिफाइन होगी? रोटेटरी मोशन। नॉर्मल वेलोसिटी कब होगी? जब लीनियर मोशन। पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना, एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस, वही वेलोसिटी होगी। और रोटेटरी मोशन हो रहा है, रोटेटरी मोशन, तो एक सेकंड में कितना एंगल रोटेट कर, तो कितना एंगल रोटेट कर गया, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल ही तो है यार, एंगल ही तो है, एंगल अपॉन। एंगल का यूनिट कितना आया था? एल का पावर 0। टाइम का यानी कितना हो गया? एल का पावर 0 मतलब 1 का पावर माइनस।
डायमेंशनल फार्मूला हुआ एंगुलर वेलोसिटी। चलिए हम अगला लेते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो तुम। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है? अरे अभी निकाले तो यार, टी का पावर माइनस अपॉन टी, यानी टी का पावर माइनस टी का पावर -2। नेक्स्ट मैं लेता हूं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास 30 केजी, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास हो जाएगा 20 केजी अपॉन मीटर 10 मीटर क्यूब, यानी 2 केजी अपॉन, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 2 केजी। कितना मास है उस ऑब्जेक्ट में? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है? अब 1 मीटर क्यूब में अगर 10 केजी हो, ज़्यादा डेंसिटी कहा जाएगा। 1 मीटर क्यूब में अगर आधा ही केजी हो तो कम डेंसिटी। जैसे मैंने 1 मीटर क्यूब एक स्टील ले लिया, एक गोल गोल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ले लिया 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब मैंने कार्टन रुई का बंडल ले लिया, वो भी स्फेरिकल है। अब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में स्टील में ज्यादा मास होगा कि कॉटन में, रुई में? अरे स्टील में होगा। तो पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास होगा वही डेंसिटी कहलाएगी। स्टील की डेंसिटी ज्यादा हुई। मैं क्लास 6 चीज बताने लगा, चूंकि तमाम गधे डिस्टर्ब रहते हैं, वो अलग ही सोचते हैं। तो मास के लिए क्या होता है सिंबल? एम। वॉल्यूम का कितना निकाला था आपने? एल क्यूब, एम एल का पावर माइनस। चलिए, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ये कैसे डिफाइन किया जाता है? मैं 6 फुट का हूं, 6 फुट में कितना मास है? 80 केजी। मैं अपना बता रहा हूं डेटा। 6 फुट में कितना मास? 80 केजी। 1 फुट में कितना मास? 80/6। ये क्या हो गया? 1 फुट में कितना मास, यूनिट लंबाई में, यूनिट लेंथ में कितना, उसको कहते हैं लीनियर मास। बट श्योर है इसका फार्मूला क्या होगा? मास अपॉन लेंथ। मास का सिंबल कैपिटल एम, लेंथ का सिंबल एल, एम एल का पावर माइनस। इसको और एक नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मास ग्रेडियंट। मास ग्रेडियंट आ जाता है, लड़का घबरा जाता है, मास देने के बजाय मास ग्रेडियंट दे देता है। अब अरे मास ग्रेडियंट कहाँ से आ गया? मास ग्रेडियंट मतलब यूनिट लेंथ का मास उसने दिया है। अब आपका लेंथ पता है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, उसका मास पता हो जाएगा। मास ग्रेडियंट, द्रव्यमान प्रवणता, द्रव्यमान प्रवणता। किसी भी चीज का अगर ग्रेडियंट कह रहा है तो इसका मतलब लेंथ के हिसाब से उस क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा है। जैसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के पर यूनिट लेंथ में कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, पर यूनिट लेंथ आगे बढ़े तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये कैसे निकलेगा? टेम्परेचर अपॉन
टेम्परेचर का के लिए क्या सिंबल यूज हुआ था? थीटा। ये भी यूज होता है। लेंथ के लिए एल। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, लिक्विड फ्लो हो रही है, पानी बह रहा है, यूनिट लेंथ आगे बढ़े तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया, फिर आगे यूनिट लेंथ बढ़ेंगे तो वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, ये बता देगा लेंथ के चेंज के साथ वेलोसिटी में चेंज, यानी वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी का कितना डायमेंशनल फार्मूला? एल टी का अपॉन एल, कितना हो गया? पावर में देखो, टी का पावर -1 किसका और आया था? टी का पावर -1 किसका और आया था? अभी तुरंत आया था, एंगुलर वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज है डायमेंशनल फार्मूला के लिए, लेकिन क्या एक ही चीज है? बिल्कुल अलग। यही डायमेंशनल मेथड की अपनी खामी है, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, हम चार्ज, आवेश, चार्ज का निकालना चाहते हैं। तो आप लोग पढ़े हो कि करंट चार्ज अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए क्या डायमेंशनल सिंबल है? ए। टाइम के लिए चार्ज का हो गया टी, चार्ज का हो गया टी। चलिए, अब हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, जहां डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज की अमाउंट यूनिट वॉल्यूम में कितना है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज का भी कितना निकाला है आपने? AT। वॉल्यूम का एल क्यूब, यानी एल का पावर माइनस। अब ये चार्ज डेंसिटी भी दो तरीके से होती है, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से चार्ज के हिसाब से चेंज हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो लेंथ के हिसाब से चार्ज किस प्रकार चेंज हो। चार्ज का कितना था? लेंथ का एल, एल का पावर माइनस। ऐसे होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस या इसको एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज में जो चेंज पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितना है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज का आपने निकाला था 8, एरिया का एल स्क्वायर, कितना हो गया? एल का पावर माइनस